शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान, उनकी गतिविधि, उनकी योजना जो अभी तक दृष्टिगत हो रही है, वो पूरी तरीके से साबित करती है वो नेतागिरी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, मोर्चा खोल रहे हैं, सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर, वो धर्म युद्ध के नाम पर व्यक्तिगत युद्ध कर रहे हैं। और शंकराचार्य साहब ठाकुर ब्राह्मण की अपेक्षा करते हैं। इतने बड़े पद पर बैठ करके जिस तरीके का बयान ये शंकराचार्य महोदय दे रहे हैं, ऐसे तो कोई पॉलिटिशियन नहीं देता। आप स्वयं ब्राह्मण हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणों पर अत्याचार आप देख रहे हैं कहीं? मुझ पर तो कोई प्रहार नहीं हुआ। तो जहाँ से आए हैं वो उपाध्याय नहीं है, वो तो भाट हैं। आप सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ से मोर्चा ले रहे हैं, तो फिर तो कोई मुख्यमंत्री ऐसा आने वाला नहीं है भविष्य में जो इनको सुधार सके। वे जो कुछ कर रहे हैं उसको विपक्ष का समर्थन मिल रहा है। हम मानते हैं कि आप शंकराचार्य हैं, लेकिन अगर आप शंकराचार्य हैं श्रीमान जी, तो कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि आपका एक वाक्य वो समाज को प्रभावित करता है। माघ मेले से ही विवादों के चक्रव्यूह में घिरे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद एक के बाद एक नए मुद्दे के साथ सामने आ रहे हैं। और इस बार उन्होंने मुद्दा उठाया है गोरक्षा का, और उस मुद्दे को लेकर के अब वो वाराणसी से यानी अपने धाम से निकल कर करके लखनऊ की सीमा पर आ गए। कल रात्रि उन्होंने रायबरेली में विश्राम किया था, उसके बाद फिर वो उन्नाव की ओर पहुंचे हैं और अब 11 तारीख को लखनऊ में वो गोरक्षा सम्मेलन करने जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर उसके लिए उन्होंने समर्थन भी जुटाया। क्या ये सिर्फ गोरक्षा के लिए सारा प्रयास हो रहा है या फिर इसके पीछे राजनीति भी है? जिस तरह के बयान अविमुक्तेश्वरानंद ने दिए, जिस तरह के विवादों में वो घिरे रहे, इन तमाम विषयों को लेकर के और उसके इर्द गिर्द हो रही राजनीति को लेकर के विश्लेषण करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी जी। हेमंत जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ सांस्कृतिक धार्मिक मुद्दा है ये, या फिर इसके पीछे राजनीति भी? देखिए, एक परम विभूषित पद पर बैठे हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, लेकिन हाल के दिनों की गतिविधियों पर आप दृष्टिपात करें तो ऐसे लगता है जैसे वो शुद्धशा नेतागिरी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं या राजनीति के किरदार बन रहे हैं। मैं धर्माचार्यों का, धर्म के अनुयायियों का बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरी आस्था और मेरा विश्वास धर्म में है। लेकिन इतने बड़े पद पर बैठ करके जिस तरीके का बयान ये शंकराचार्य महोदय दे रहे हैं, ऐसे तो कोई पॉलिटिशियन नहीं देता। मुझे बड़ी हैरत होती है कभी कभी, खासतौर से 2-3 दिन के भीतर उनके जो बयान हैं वो तो बहुत ही विवादित है। पता नहीं क्यों समाज में इसका किस तरीके का रिएक्शन है, लेकिन कुछ बातें तो ऐसी बोल दे रहे हैं जैसे वो समाज को ही बांटने वाले हो। तो 16 जनवरी से ही विवाद का एक तरीके से कहें कि वायुमंडल उनके इर्द गिर्द है, एक के बाद एक विवाद हो रहा है। कभी माघ मेले को लेकर के उनका विवाद हुआ, फिर उनके बटुकों के साथ मारपीट हुई, उसको लेकर के विवाद हुआ। फिर आपने देखा कि किस तरीके से उन पर लांछन लगे, उन पर लांछन लगने वाला जो व्यक्ति था उसने काफ़ी सारा विवाद, क्योंकि वो भी विवादित व्यक्ति था। फिर मुख्यमंत्री से उनकी टसन हो गई, वो विवाद यूपी की विधानसभा तक पहुंच गया। तो ये बड़ा लंबा खिंच गया। हाँ, लंबा खिंच गया, क्योंकि इसकी बुनियाद ही थोड़ी इस तरीके की थी जो लंबी खिंच सकती थी। हालांकि इसमें मैं दोनों पक्षों को दोषी मानता हूँ। सर्वप्रथम माघ मेले में गलती, प्रारंभिक गलती शंकराचार्य जी और उनके अनुयायियों से हुई, लेकिन उसके बाद पुलिस की जो हरकत थी वो निंदनीय थी। पुलिस को इस तरह हरकत नहीं करनी चाहिए थी, और ऐसे पुलिस वालों की पीठ थपथपाने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करना किसी भी मुख्यमंत्री या किसी भी सत्ता शासन से अपेक्षित था। मुख्यमंत्री जी उस वक्त सीधे सीधे अपने अफसरों को कह देते कि भाई गलत किया है तो उनसे जा क्षमा मांग लो, बात वही खत्म हो जाती। लेकिन उसके बाद जिस तरीके के बयान शंकराचार्य जी ने दिए,
इससे तो ऐसे लगता है जैसे शंकराचार्य सीधे सीधे उनकी कोई अदावत पुरानी है योगी आदित्यनाथ से और उससे वो निपट रहे हैं। नहीं, झगड़ा तो अब पंडित ठाकुर तक आ गया है। मैं वही तो बात बता रहा हूँ कि हाल के 2-3 दिनों में जिस तरीके के बयान दिए हैं शंकराचार्य ने, वो नितांत विवादित हैं। आप इतने बड़े पद पर बैठ करके आप ये कह रहे हैं कि गाय और ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, गाय और ब्राह्मणों पर प्रहार हो रहा है। ब्राह्मणों पर कहाँ अत्याचार हो रहा है बताएं। और यही नहीं, वो रावण का हवाला देते हुए परशुराम तक आ गए, ठाकुरों की बात आ गई, ब्राह्मणों की बात आ गई। समर्थकों को, सनातन प्रेमियों को ज्ञान की बात बताते हैं, वे दीक्षित करते हैं सनातन के अनुयायियों को। उनसे उम्मीद थोड़े की जा सकती को ठाकुर बाभन करेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय राजनीति करेंगे। और उनसे ये भी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए थी कि माघ मेले में जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसका बदला लेने के लिए आप बिना परमिशन लिए लखनऊ के बड़े मैदान में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आपको पता है कि आज की तिथि तक, यानी 8 मार्च की शाम तक, वो जो काशी राम स्मृति उपवन है, बड़ा मैदान है, उसकी परमिशन नहीं मिली है। तो आप 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10-20 हजार लोगों को बिना परमिशन के कैसे इकट्ठा करने की तैयारी कर रहे हैं? इसका मतलब आप सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ से मोर्चा ले रहे हैं। ये तो मोर्चेबंदी तो बहुत पहले से शुरू हो गई ना। मतलब अगर एक बार माघ मेले में प्रोटोकॉल को लेकर के झगड़ा हुआ, बटुकों के साथ जो हुआ, फिर वो धरने पर बैठ गए, फिर कोई उनको पूछा गया कि भाई आप बताइए कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, फिर ये सवाल बढ़ता चला गया है। और फिर यूपी की विधानसभा में विपक्ष ने उनका पक्ष ले लिया तो सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री जी खड़े हो गए। उन्होंने कई सारे उदाहरण दे दिए। और एक दिन तो वो जब हरियाणा में गए थे किसी कार्यक्रम में, तो वहाँ काल नेमी से भी तुलना कर दी। नहीं, इसमें मुख्यमंत्री जी को भी धैर्य का उदाहरण देना चाहिए था। बहुत बड़े पद पर बैठे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के बहुत ही लोकप्रिय राजनेताओं में उनकी गिनती होती है, पैन इंडिया पॉपुलर लीडर हैं, हिंदुत्व के हृदय सम्राट कहे जाते हैं। उनको भी इस मामले में थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय देना चाहिए था। और मैं तो कह रहा हूँ शुरुआती वक्त में ही जब अफसरों ने एक तरीके से मोर्चा ले लिया माघ मेले में, उसी वक्त अफसरों को डांट डपट देना चाहिए था, उनको निर्देशित करना चाहिए था कि अगर आपसे कहीं गलती हुई है, क्योंकि मेरा मानना गलती तो हुई है, अफसरों से गलती हुई है, जिस तरीके से बटुकों की शिकायत खींची गई, जिस तरीके से, और उसमें भी ये भी सामने बात नहीं आई, एक डिप्टी एसपी वहाँ ऐसा था जिसने बढ़ चढ़ करके बटुकों को मारा, पीटा, धक्का मुक्की। और उसका बनारस में भी जो अभी मुक्तिशानंद के साथ लाठीचार्ज हुआ था, उस कांड से भी लेना देना था। बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के बजाय उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, या उनको समझा दिया गया होता, मामला उसी वक्त जो है माफी दिराफी हो गया होता। लेकिन माफिया जो भी परिस्थिति बनती, मुझे लग रहा है 4 अफसर जा करके शंकराचार्य से मिल लिए होते। माघ मेले में तो या कुंभ में तो ये परंपरा रही है कि वहां वही अफसर तैनात किए जाते थे जो महात्माओं के सामने आराम से घुटने पर बैठ सकें, कुछ उनसे साथ शास्त्राचार कर सकें, उनको कुछ मतलब एक होता ना कि मीठा मीठा बोल करके वो मेला निपट जाता था। विवाद हर बार होता था। ऐसा कोई कुंभ का माघ का मेला नहीं, कुंभ का मेला नहीं जब महात्माओं के साथ प्रशासन का विवाद शुरू ना हो, पर वो विवाद समाप्त हो जाता था यही कहीं क्षमा याचना, यही कहीं मान मनोवल करके। लेकिन अवनीश जी, माफी के साथ कहना चाहूँगा कि इधर हाल के सालों में अफसरों के भीतर का जो मीठापन है वो दम्भ में परिवर्तित कम हो गया और दम्भ में परिवर्तित हो गया। और शायद इसी वजह से अफसरशाही पर जिस तरीके का इल्जाम अपोजिशन लगाता है, अपोजिशन ही नहीं सत्ता पक्ष के भी बहुत से विधायक और समर्थक लगाते हैं, उसी का उदाहरण है। आप वो संघ की जो रिव्यू मीटिंग्स हुई हैं गाजियाबाद और कानपुर में, उनकी तमाम हेडलाइंस जब आप अखबारों में देखिए तो हर जगह जो हेडलाइन या इनपुट्स जो आए हैं वो इनपुट यही कह रहे हैं कि संघ के भी पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि अफसर निरंकुश हो गए,
न वो संघ के कार्यकर्ता को, न बीजेपी के पदाधिकारी को, न विधायकों को, सांसदों को, किन्हीं के साथ वो सही व्यवहार नहीं कर रहे। ये बात उस रिव्यू मीटिंग में भी आई है और मुख्यमंत्री ने भी शायद कहा है कि नहीं, इन पर सख्ती करेंगे। पर ऐसा आपको क्या लगता है, बहुत देर हो गई? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा देर हो गई है, और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर योगी आदित्यनाथ जैसा सख्त मुख्यमंत्री इन अफसरों को नहीं सुधार सकता तो कोई नहीं सुधार, तो फिर तो कोई मुख्यमंत्री ऐसा आने वाला नहीं है भविष्य में जो इनको सुधार सके। ये बेलगाम घोड़े हो गए। इनसे अपेक्षित यस, और ये माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अफसरशाही अंकुश में रहेगी, जनता के प्रति जवाबदेह रहेगी, उसका व्यवहार जनता के प्रति मीठा रहेगा और जो करप्शन का लेवल है वो डाउन होगा। और एक बात जानिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अफसरशाही वह घोड़ा है जो घुड़सवार के इशारे समझता है। तो अगर योगी बाबा ने थोड़ा ज्यादा टाइट कर दिया होता, इशारा दे दिया होता सख्त, तो स्थितियां बदली होती। लेकिन हम फिर आते हैं शंकराचार्य के विषय पर। वहां जो मिसहैंडलिंग हुई वो एक बड़ा कारण बन गई। लेकिन मैं मानता हूं कि किसी साधु, सन्यासी, विद्वान और बड़ी पीठ पर बैठे व्यक्ति को, जिसको लोग भगवान की दृष्टि से देखते हैं, उसे राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान, उनकी गतिविधि, उनकी योजना जो अभी तक दृष्टिगत हो रही है, वो पूरी तरीके से साबित करती है कि नेतागिरी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, मोर्चा खोल रहे हैं, सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर, वो धर्म युद्ध के नाम पर व्यक्तिगत युद्ध कर रहे हैं। और व्यक्तिगत युद्ध की जड़ वही माघ मेले में जो उनका कथित अपमान है, वह एक बड़ा कारण है जिसको इन्होंने, जिसको अंग्रेजी में भाषावली में कहते हैं प्रेस्टीज इशू बना लिया है। तो वो मुझे लगता है कि उन्होंने तय कर लिया है कि वे योगी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और योगी आदित्यनाथ जैसे स्थापित राजनेता को उखाड़ फेंकेंगे। उखाड़ फेंकने की लड़ाई इस तरीके से लड़ी जाती है। तो क्या इतना जन समर्थन या इतना नैतिक समर्थन, सांस्कृतिक समर्थन अविमुक्तेश्वरानंद को मिला है? बिल्कुल या साधु संतों का इस तरह का समर्थन अब तक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं मिला है। बहुत बड़ा समर्थन के साथ नहीं है, लेकिन वे जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको विपक्ष का समर्थन मिल गया है। यस, मैं वही बता रहा हूं, वे जो कुछ कर रहे हैं उसको विपक्ष का समर्थन मिल रहा है। चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हों, चाहे अपोजिशन की कोई और पार्टी हो उसके नेता हों। और आपने देखा होगा काशी से जब वो चले लखनऊ के लिए, तो जगह जगह पर स्वागत हुआ, उस स्वागत में भी जो अपोजिशन गैर भाजपा के दलों के नेता हैं वो शामिल रहे। तो इससे फिर क्या ये आपको लगता है ये प्लान्ड है? बिल्कुल प्लान्ड है। उनका एक एक मूव प्लान्ड है, एक एक मूव प्लान्ड है। उनको लगता है चलो अभी परमिशन नहीं है, हम बिना परमिशन के चलेंगे तो हमको रोका जाएगा, टकराव होगा। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि टकराव हुआ, तो फिर वही और लाठी चली, फिर वही स्थिति आएगी। तो फिर कटघरे में कौन आएगा? योगी आदित्यनाथ आएंगे ना। मैं वही कह रहा हूँ, फिर वही स्थिति आएगी। जी श्रीमान जी, नहीं, पर इसीलिए उन्होंने वो सेंसिटिव मुद्दा रखा जिसे बीजेपी के बारे में कहते थे कि भाई गाय, हिंदू, राम मंदिर, 370, इस तरह के मुद्दे एक बड़ा मुद्दा था। और आपको एक और चीज भी याद करनी पड़ेगी। क्या करपात्री जी महाराज का जो आंदोलन हुआ था इंदिरा गांधी के समय, अविमुक्तेश्वरानंद उस आंदोलन को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, वो अभी उस लेवल पर नहीं कामयाब हैं, पर जैसे उन्होंने, आपको याद होगा, कहते हैं लोग कि उन्होंने इंदिरा जी को श्राप दे दिया था क्योंकि गोलियां चल गई थी, उनके लोग उसमें शहीद हुए थे। तो गो रक्षा का मामला कि गाय को राजमाता घोषित करना,
नहीं घोषित करना। कुछ लोग, जैसे केशव मौर्य का बयान आया था, वो कह रहे थे कि भाई इसकी आवश्यकता नहीं है, हम लोग पहले से उनको माता मानते हैं। तो ये क्या द्वंद है, मतलब ये किस तरह का द्वंद है? आप उनके एक एक मूव को देखिए। अवमुक्तेश्वरानंद जी जो पर उनकी पीठ लड़ तो गोरक्षा के लिए बहुत पहले से रही है। इसमें कोई शक नहीं, गोरक्षा उनकी पीठ का एक बहुत बड़ा सूत्र वाक्य रहा है। और योगी आदित्यनाथ का भी गोरक्षा, गोरक्ष जी, गोरक्ष पीठ से आते हैं। लेकिन आप एक बात देखिए कि जिस तरीके की बातें जाति तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए करते हैं अवमुक्तेश्वरानंद, व्यक्तिगत आरोप, औरंगजेब से तुलना, औरंगजेब छोड़िए मेरी बात, कि वो क्या व्यसन करते हैं, सुना है कि ये करते हैं वो करते हैं, गांजा पीते, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने भाई। अच्छा, वो हर चीज के उन्होंने बातें खिंचती चली गई हैं, मतलब नहीं, वो कहते हैं, वो तो इंडिविजुअल, वो तो कहते हैं योगी नहीं है, वो कहते हैं योगी नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि योगी आदित्यनाथ। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प है, ये उनको अब योगी नहीं मान रहे हैं, वो इनको अब शंकराचार्य नहीं मान रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को सम्मान देते रहे हैं। पहले उनकी जो टेलीफोनिक ऑडियो वायरल है, और इससे पहले भाई कुंभ के पिछला महाकुंभ हुआ, वो शंकराचार्य के तौर पर आए, योगी जी वहां मुख्यमंत्री के तौर पर गए, योगी के तौर पर गए, उनका बड़ा सम्मान हुआ। तो वही बात है ना, शंकराचार्य जी को लगता है कि उनका अपमान ज्यादा हो गया माघ मेले में, और फिर उन्होंने एक इशू बना लिया। मुख्यमंत्री के बारे में मैं बार बार नहीं कहूँगा, मुख्यमंत्री के बिहार पे ही वहाँ का शासन प्रशासन काम करता है। वहाँ प्रशासन को भी बहुत सुहृदयतापूर्ण अपना रुख अपनाना चाहिए था, बातें संभल जाती। लेकिन चलिए, अगर नहीं भी बातें संभली, बात थोड़ी आगे बढ़ गई, तो बात इतनी आगे थोड़ी बढ़ गई थी कि आप आकर के चैलेंज करोगे सत्ता शीर्ष को, लखनऊ में भीड़ जुटा करके धर्म युद्ध के नाम पर। नहीं है, ये उनका काम नहीं है। धर्म, देखिए, धर्म युद्ध तो ठीक है, अपेक्षित है, लेकिन ये धर्म युद्ध नहीं है। धर्म युद्ध में राजनीति कहां से आती है? ये व्यक्तिगत युद्ध ज्यादा, व्यक्तिगत तो ज्यादा हो। वो चाहते हैं, देखिए एक एक मूव कैसा उनका आगे बढ़ रहा है। अगर आपने कह रहे हैं कि गाय को राज्य माता घोषित कीजिए, ठीक है, गायों के लिए सरकार आने के बाद से ही काम तो शुरू हुए, हाँ, काफी सारे चीजें की गई। लेकिन अगर उनकी मांग पर गाय को राजमाता नहीं घोषित करते हैं तो भी बदनामी किसकी? नहीं, पर वो ये कह रहे हैं ना कि बीफ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, और आप लोग सांस्कृतिक तौर पर आपका मुद्दा रहा है गाय की रक्षा, हिंदुत्व संगठनों का मुद्दा रहा है, गोरक्षा पीठ और गोरक्ष पीठ दोनों का मुद्दा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, वो बहुत प्लान्ड तरीके से जो कमियां हैं, सेंसिटिव मुद्दे हैं, जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, जिनको जरा सा भी छूने पर इधर या उधर हो सकता है, शंकराचार्य जी उसी को तो छू रहे हैं। वो उसी में, उसी जगह पे उंगली अपनी रख रहे हैं, उस पुराने घाव को कुरेदने जो पुराना घाव है या संवेदनशील है, या मैं आपसे कहूं कि आप ये करो या वो करो। अच्छा, उन पर जो आरोप लगे, हेमंत जी, जो आरोप उन पर लगे, चाहे उनको लेकर के आपका प्रथम दृष्टया क्या कहना है? देखिए, आरोप, परिस्थितियों को अगर देखें तो आरोप लगता है कि आरोप जो है इस तरह के बनाए गए हों, लेकिन अब ईमानदारी की बात तो यही है, क्योंकि जो आरोप लगाने वाला है दरअसल उसका क्रेडेंशियल्स बहुत उसीलिए लगता है। वरना मामला तो अभी सब जुडिस है, अभी तो कोर्ट के अधीन है, इस पर हम लोगों की टिप्पणी भी हो सकता है, उचित कतई नहीं होगी। और लेकिन चूंकि जिनकी आज नाक कटी नहीं कटी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। हाँ, पर कुछ को उन्होंने कहा कि उनकी कटी, आशुतोष ब्रह्मचारी, उन्होंने कहा कि उनकी नाक कटी। आज सवेरे तस्वीर हम देख रहे थे, खून उनके कुछ बूंदे यहाँ पड़ी हुई हैं, नाक के पास भी कुछ है, लग रहा कोशिश की गई। उस पे भी शंकराचार्य जी ने जवाब दे दिया है वो किस मुद्दे पे छोड़ते दरअसल उनके भीतर राजनेताओं के समस्त गुण हैं, और उसका कारण भी है। देखिए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्र संघ के निर्वाचित अध्यक्ष रहे हैं, और जब अध्यक्ष बने छात्र संघ के, तब वो राष्ट्रीय छात्र संगठन जो कांग्रेस की छात्र इकाई है,
उसका रिप्रेजेंट होकर के NSUI का रिप्रेजेंटेटिव होकर के वो चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते थे। तो राजनीति तो उनके भीतर है, उनके खून में है। तो खून योगी जी भी छात्र संघ की राजनीति से निकल करके वहां पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी ने अपने आप को पॉलिटिकली प्रूव किया है। वो तो बहुत इनिशियल लेवल पर उन्होंने राजनीति की, लेकिन उन्होंने तो लोकसभा और विधानसभा इन सब में नहीं, वो तो परिपक्व राजनेता हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के 9 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, 10वां साल पूरा करने जा रहे हैं और बाकी 11वें से 15वें तक की कैंपेन में लग जाएंगे 2027 के इलेक्शन के बाद। तो साहब वो तो परफेक्ट पॉलिटिशियन है, लेकिन ये कहाँ के राजनेता है। अब अगर आपने राजनीति छोड़ दी छात्र संघ के बाद से, अब जब ये ब्राह्मण ठाकुर हो रहा है जी, या अविमुक्तेश्वरानंद जी ये बात गाय और ब्राह्मण को लेकर के कह रहे हैं, तो दरअसल गाय और ब्राह्मण कहने का मतलब यही है उनका कि जो सेंसिटिव हिंदू है और जो सेंसिटिव ब्राह्मण है वो इस बात को, खासतौर पर यूजीसी का मुद्दा आप देख रहे हैं जी, यूजीसी के चलते पहले से ही फॉरवर्ड कम्युनिटी थोड़ा बीजेपी से नाराज है। और उस बीच अगर आप गाय का मुद्दा, मतलब गोरक्षा का मुद्दा या ब्राह्मण का मुद्दा लेकर के आते हैं, ब्राह्मण आप देखिए बटुकों को लेकर के ब्रजेश पाठक ने भी बयान दिया, आपको याद होगा, ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, वहां पर बीजेपी के नेताओं को भगा दिया गया। वो सारी बातें सही हैं और ये भी सच है कि इस वक्त पिछले 2 महीने से उत्तर प्रदेश जैसे पॉलिटिकली फर्टाइल स्टेट में, जो पिछले कई साल से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, उस राज्य में अपर कास्ट की नाराजगी तो जाहिर सी बात है। तो अपर कास्ट की नाराजगी के बीच, और अपर कास्ट का सीएम है यहाँ पर, अपर कास्ट के सीएम है, अपर कास्ट की नाराजगी के बीच ये अविमुक्तेश्वरानंद जी ने ठाकुर ब्राह्मण का नया राग छेड़ दिया। हमको तो लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद, यानी साल 2017 के बाद, उत्तर प्रदेश में बहुत से हिस्सों में ये चर्चा होती थी, नैरेटिव बना कि क्षत्रियों को ज्यादा तवज्जो मिल रही, इस तरह की चर्चाएं होती थी। देखिए, जो चर्चाएं होती हैं उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैं, अमूमन जिस कम्युनिटी का मुख्यमंत्री बनता है उसकी कम्युनिटी पर होती ही है, मायावती जी रहे, होती है। मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं, मेरा यह अनुभव नहीं है, लेकिन ये चर्चा होती थी कि ठाकुरवाद चरम पर है, ठाकुरवाद हो रहा है, ठाकुरों को ज्यादा तवज्जो मिल रही है। इस तरह की चर्चा अपोजिशन से लेकर के, अपोजिशन के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने इस तरह की बातें कही है। जनता में भी इसकी कहीं न कहीं चर्चा होती हो सकता है, उसके पीछे एक पॉलिटिकल कोई सोच हो, लेकिन ये चर्चा होती है। लेकिन मेरा मानना है कि इस वक्त जिस तरीके की बात उन्होंने छेड़ दी है, ये जो 9 साल की चर्चाएं, गाय की बात कर रहे थे तो गौ की बात, ये 9 साल की चर्चाएं, ना 9 साल से जो चर्चाएं चल रही हैं, इसमें आग में घी डालने का काम उन्होंने कर दिया। घी नहीं, टनों घी डाल दिया उन्होंने। समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। बताइए, आप मुझे बताइए, आप स्वयं ब्राह्मण हैं, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणों पर अत्याचार आप देख रहे हैं कहीं? ब्राह्मणों पे किस प्रकार का प्रहार आप देख रहे हैं? तो ये आप कहेंगे समाजवादी पार्टी के लोग, दूसरी पार्टियों के लोग आप पर हमला बोल देंगे भाई? वो इसलिए क्यों, वो कह रहे हैं कि मुद्दा है, वो कहेंगे कि भाई बटुकों पर हमला हुआ, ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और आज तक एक FIR भी नहीं दर्ज है। तो आप एक उदाहरण से ये नहीं कह सकते कि ब्राह्मणों पर प्रहार हो रहा। मुझ पर तो कोई प्रहार नहीं हुआ। हाँ ठीक है, आप पर नहीं हुआ है प्रहार, मुझ कोई प्रहार नहीं हुआ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, आप पे भी कोई प्रहार मैं नहीं देख रहा हूँ। तो साहब, ये अविमुक्तेश्वरानंद को कहां से उन पर प्रहार हुआ है? गाय और ब्राह्मणों पर प्रहार हुआ है, उन्होंने अपने मुद्दे को इसमें जोड़ लिया है ना। हाँ, अब हो सकता है हम तिवारी हैं, आप मिश्रा हैं, हमसे आपसे बड़े ब्राह्मण हो। उनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि जहां से आए हैं वो उपाध्याय नहीं है, वो तो भाट हैं, ये भी कहा जाता है। आपको पता है ना, प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील के जिस, ठीक है, वो तो वहां से आते हैं, उनके बारे में भी कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। राम भद्राचार्य जी ये वाली भाषा बोलते हैं और मैं मानता हूं कि इसकी आवश्यकता खासतौर पर इस समाज में, जहां आप बार बार सबको जो है
जातियों के आधार पर बांटने वालों को किनारे करके हमें कोशिश करते हैं कि सबको इकट्ठा करें, क्योंकि दरअसल किसी जाति का कोई बात नहीं होती, पर जाति स्वाभिमान की बजाय अहंकार का विषय बन गई है हर किसी के लिए। बिल्कुल जो सही भी आप कह रहे जाति हैं। की बात करता है, कहता है मैं इस जाति का हूं, मैं इस जाति का हूं, वो आदमी स्वाभिमान नहीं दिखाता, बल्कि वो अहंकार हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं अवनीश जी, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। एक तो वैसे ही कट्टरता चरम पर है, धार्मिक दुनिया आधार इसी पर, के आधार पर लड़ रही है। धार्मिक आधार पर जाति वैमनस्य तमाम कारणों से, खासतौर से पॉलिटिकल कारणों से, पॉलिटिकल कारणों से ही सब। जात संघर्ष की स्थितियां बन रही हैं, अलग अलग समूहों में जातियां विभक्त हो गई हैं। ऐसे में आप जात की बात करते हो, आप शंकराचार्य हो, आप बहुत बड़ी पदवी पे बैठे हो, हम आपकी जो पदवी है उस पर कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। उस पर तो प्रयागराज के कमिश्नर ने सवाल किया था। हम मानते हैं कि आप शंकराचार्य हैं, लेकिन अगर आप शंकराचार्य हैं श्रीमान जी, तो कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि आपका एक वाक्य वो समाज को प्रभावित करता है। आप जब ठाकुर बाभन की बात करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि आप समाज में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, या अगर इस तरह की भावना है भी थोड़ी मोड़ी, तो आप उसको बहुत बड़ा फलक दे रहे हैं, एक नकारात्मक फलक दे रहे हैं, इस एक मुद्दे को मंच दे रहे हैं। और क्या जरूरी है कि आप जो बात अभी कह रहे हैं, आप लखनऊ आकर के मंच से भी यही सब बात कहें, तो आप प्रदेश को क्या संदेश दे रहे हैं या क्या संदेश देंगे? सीधी सीधी बात है कि वो किसी भी तरीके से एक टकराव माघ मेले में हुआ, वो एक छोटे फलक पे पर था, एक बात आप एक बड़ा टकराव। पर आप एक बात नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर योगी जी ऐसा कर दें तो उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये भी बात वो कई बार कह चुके हैं। अच्छा, एक बार आप उनको औरंगजेब कह लीजिए, एक बार आप उनको मतलब और भी बहुत सारी बातें जो आपने अहंकारी क्या क्या कहा, और क्या क्या मतलब आपने जो आरोप बताए कि वो आरोप भी लगा रहे हैं, इसके बाद आप कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा कर देते हैं, यानी आपकी मांग मान लेते हैं, तो आप उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। कैसा स्टैंड है? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि श्री शंकराचार्य जी स्वयं अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं, उनकी बातों में साम्य नहीं है। जो स्वामी होता है, धर्माचार्य होता है, शंकराचार्य होता है, उसकी बात बड़ी स्पष्ट होती है। अच्छा, ये टकराव क्या किसी और तरीके का है? क्योंकि ये इस बीच में कोई मध्यस्थता नहीं, दोनों भाई योगी जी भी भाई ऐसी बहुत पुरानी वैदिक कालीन परंपरा चल रही पीठ के महंत हैं और योगी हैं, प्लस अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी की स्थापित की गई पीठ के शंकराचार्य हैं। और क्या इसके पीछे कुछ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इनको नहीं लग रहा कि ये बात गलत दिशा में? अरे भाई, कुल मिला करके बात तो यही सामने आ रही है। योगी जी जो कहते हैं बंटोगे तो कटोगे, बंटोगे तो कटोगे, यहाँ बट भी रहे हैं और यहाँ बट भी रहे हैं। कटेंगे कि नहीं कटेंगे तो भविष्य जानेगा। लेकिन कुल मिला करके 24 में तो कट गए, 27 में पता चलेगा। जाहिर सी बात है, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी बहुत पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शंकराचार्य जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शंकराचार्य पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है। मजा भी आ रहा है, विपक्ष तो मजा ले ही रहा है। अखिलेश जी को उनकी बातें कितनी अच्छी लगती हैं, अखिलेश जी उनके बारे में कितना अच्छा बोलते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं जय राय, वो डेली वहां पहुंचे रहते हैं, रोज वहां पहुंचे रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को चार बातें सुनाते रहते हैं। तो मेरा कहना है, ठीक है, हो सकता है आपका इशू सही हो, लेकिन आप उस इशू पर जिस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं ये गलत है। ये तरीका सही, आपका स्टैंड एक होना चाहिए, एक मुद्दा होना बिल्कुल सीधी। अगर आपने सिर्फ गोरक्षा के मुद्दे पर अगर ये बात कही होती या इस सांस्कृतिक धार्मिक मुद्दे पर सिर्फ बात कर रहे होते तो वो बात ज्यादा ऑथेंटिक लगती, बजाय इसके कि आप उसमें व्यक्तिगत मुद्दे, व्यक्तिगत आरोप, व्यक्तिगत राजनीतिक आक्षेप सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टकराव को और बढ़ा रहा, लेकिन यूपी के चुनावों की दिशा को भी कहीं ना कहीं स्थापित करने की ओर आगे बढ़ रहा है।
11 मार्च को क्या कुछ होगा उस पर भी हमारी नज़र होगी। अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी का क्या जो कदम है वो किस तरीके का होगा, प्रशासन उनको आखिरकार अनुमति देगा या नहीं देगा, सरकार इस बारे में किस तरीके का राय रखती है, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हेमंत जी भी हैं, हम लोग लगातार कोशिश करेंगे कि उनके बयानों का, उनके कदमों का, उनके धार्मिक कदमों का, उनके राजनीतिक प्रयासों का भी सबका इसी तरीके से विश्लेषण करते रहें। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लगातार अपना समर्थन देते रहिए। यूट्यूब चैनल, हमारा एक्स प्लेटफॉर्म, फेसबुक और इंस्टाग्राम, सबको लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की पेशकश हम आपके सामने, इस तरह का विश्लेषण बार बार लेकर के आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।